वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की इन्हीं पंक्तियों के साथ आज पुनः अपने YouTube चैनल ब्रेन एक्सपर्ट अंशु तिवारी पर नालंदा विश्वविद्यालय के भाग 4 को लेकर उपस्थित हूँ। हाँ, आज के नालंदा विश्वविद्यालय के इस लेक्चर में हम वर्तमान से जुड़ी जानकारियां, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वर्तमान में जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो हम आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से प्रेषित करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की पहले, दूसरे व तीसरे भाग में हम नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित, नालंदा महाविहार से संबंधित यानी उसकी प्राचीनतम जानकारियां आपको पहले, दूसरे व तीसरे भाग में दे चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के तीसरे भाग में हमने नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के उद्देश्य और कारण पर प्रकाश डाला था, चर्चा हमने किया था। हमने आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय के पतन इख्तियार अल उद्दीन महमूद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 में, कहीं कहीं 1193 लिखता है, 1199 में पूर्णतः तुर्की शासक पागल, धर्मांध, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाला सनकी पूरी तरीके से नष्ट कर देता है हमारे इस नालंदा विश्वविद्यालय को। केवल नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं, साथ ही साथ उदंतपुरी महाविद्यालय, आगे चलकर भागलपुर के औचित्यक गांव में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करता है, ध्वस्त करता है, चुन चुनकर बौद्ध मठों को नष्ट करता है। और इसी तीसरे वीडियो में ही मैंने आपको इसके मृत्यु के ही कहानियां सुनाई थी। इसने बिहार पर आक्रमण के बाद, नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण के बाद बंगाल अभियान पर निकलता है 1204-5 में। 1205 या 6 में यह तिब्बत अभियान पर निकलता है, जो इसके लिए मौत का कारण बनती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। रश्मि रथी की यह पंक्तियां यहाँ सूट करती हैं। इसके दिमाग पर केवल और केवल लूटपाट, साम्राज्य का विस्तार, अपनी उदय, अपना विस्तार, यही इसके दिमाग में था। और इसको लेकर के तिब्बत अभियान पर निकलता है 1206 में, और 1206 का यह अभियान इसके मौत का कारण बनती है। राजा पृथुदेव इसके मौत का कारण बनते हैं। इसके ही सिपह सलार यानी सेनापति अली मर्दन के द्वारा देवकोट आते ही इसका मर्दन कर दिया जाता है, इसके खेमे में ही इसका मर्दन कर दिया जाता है, इसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है आराम शाह और इनके अली मर्दन की रणनीति द्वारा। इस तरीके से बख्तियार खिलजी, एक दुर्दांत अत्याचारी की मृत्यु होती है। जब दैवीय शक्तियों पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तब उन्हीं दैवीय शक्तियों की ही शुद्ध यंत्र की प्रेरणा से कभी चाणक्य, कभी ययाति, कभी इक्ष्वाकु, कभी महाराणा प्रताप आदि जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, अवतार लेते हैं। कहा भी गया है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। जब धर्म की हानि होती है तो कोई महान पुरुष अवतरित होता है और उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कृतियों का विनाश करता है। इसी तरीके से कामरूप असम के राजा पृथुदेव इसके मौत के रूप में आते, आगे कुर्मपट्टन की सेना भी इसकी मौत के रूप में आती है। और आज का जो लेक्चर है वो नालंदा विश्वविद्यालय की आधुनिक जानकारियों को लेकर के है कि वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार, पुनर्स्थापन से संबंधित क्या कदम उठाए गए हैं। तो आइए शुरू से इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। नालंदा महाविहार के बगल में ही एक नई विश्वविद्यालय बन रही है जिसका नाम
नालंदा विश्वविद्यालय है। नवनालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी थोड़ी सी हम आपको दे दें कि नालंदा विश्वविद्यालय 28 मार्च 2006, आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जानुलाब्दीन अब्दुल कलाम की जो 25 जुलाई 2002 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती हैं, उसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं राष्ट्रपति के पद पर। तो 25 यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र में इस बात पर चर्चा करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार हेतु, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना हेतु यह इस बात पर बिहार विधानमंडल में चर्चा करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार होना चाहिए, जो हमारा प्राचीन काल में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। उसमें चीन, कोरिया, तिब्बत, तुर्क आदि के मतलब कि आदि देशों से लोग आते थे, विद्यार्थी आते थे अध्ययन करने के लिए। अध्ययन के इस बड़े केंद्र का पुनरुद्धार होना आवश्यक है। इसी को लेकर के 2007 में बिहार विधानसभा में एक विधेयक पारित होता है, जिसका समर्थन दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन द्वारा भी किया जाता है। 2007 में विधेयक पारित होता है, फिर 2009 में एक विधेयक पारित होता है जिसका चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन द्वारा समर्थन प्राप्त होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर, जापान सहित आसियान के सदस्य देश भी शामिल थे। उसी समय वो नीतीश कुमार जी भी नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एसएम कृष्णा जो विदेश मंत्री थे एसएम कृष्णा से जाकर केंद्र सरकार से धन आवंटन के लिए कहते हैं और एसएम कृष्णा जी इन्हें आश्वस्त करते हैं कि जाइए, धन आवंटित होगा, केंद्र सरकार के द्वारा धन आवंटित कराया जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरुत्थान के लिए, पुनर्स्थापना के लिए। यहां पर आसियान का मतलब, आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को तो हम अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कौन कौन से देश शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या मतलब की उद्देश्य होता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। राजनैतिक, आर्थिक, ये सांस्कृतिक आदि सभी विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अध्ययन करेंगे। आसियान को फिलहाल हम अध्ययन कर लेते हैं। जो आसियान है, आसियान का फुल फॉर्म जो होता है, कंप्लीट जो इसका नाम होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ होता है। इसमें 10 मेंबर्स यानी 10 सदस्य थे, यानी कि 1967 में इसकी स्थापना होती है। यानी 1967 में आसियान की स्थापना 10 सदस्यों के साथ होती है और जिस समय इसकी स्थापना होती है, इसके संस्थापक जो देश थे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थी। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो जुड़े हुए देश हैं, इसमें ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलीपींस नहीं है। और इसमें अभी जो बना है आसियान +3 एक बना है। +3 में क्या क्या आ गया है, आसियान में +3 क्या हो गया है, तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से संबंध को सही स्थापित करने के लिए, सही रखने के लिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताएंगे तो हम आपको बताएंगे किस देश का किसके साथ कैसे संबंध है।
कैसे संघर्ष चल रहे हैं, क्या त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को भी जोड़ा गया और इसे ASEAN+3 की संज्ञा दिया गया। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार हेतु नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 एक विधेयक पारित किया जाता है। और आपको पता है कि एक विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपना समर्थन दे देते हैं, राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृति दे देते हैं। हम आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो एक्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, जिसमें 18 सदस्य देश थे, 18 सदस्य देशों का भी समर्थन मिलता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर, आसियान सहित सभी देश थीं। और 21 अगस्त 2010 को, ये याद करने वाली चीज़ है, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 21 अगस्त 2010 को यह नालंदा यूनिवर्सिटी विधेयक जो है, नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। चूंकि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें राज्यसभा, लोकसभा दोनों पारित करते हैं, यानी दोनों का ही अधिकार बराबर का होता है, यानी कि दोनों से ही पारित होना अति आवश्यक होता है। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा के पास केवल एक बार भेजती है, अगर वो नहीं पारित करता है तो वो उसी रूप में पुनः राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देते हैं। हम आपको विधेयक जब पढ़ाएंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के धन विधेयक, वित्त विधेयक आदि विधेयकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा, यानी राज्यसभा में संसद का एक अंग, संसद 3 चीजों से मिलकर के बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति, यानी कहने का सीधे सीधे मतलब है कि जो राज्यसभा है अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा होती है, अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में एक संसद की गठन की जानकारी मिलती है। मतलब राज्यसभा की संरचना की बात करें अनुच्छेद 80, लोकसभा की संरचना की बात करें अनुच्छेद 81 और संसद के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 की बात करते हैं। यहां 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पारित कर दिया जाता है, यानी विधेयक पर साइन कर दिया जाता है, सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर दिया जाता है। और वही विधेयक, यानी उस समय जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर APJ अब्दुल कलाम थे, मिसाइल मैन। पता होगा आपको कि मिसाइल ओमैन कौन है? टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को मिसाइल ओमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक थी और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा इसको विधेयक से अधिनियम बना दिया जाता है, यानी कि पारित कर दिया जाता है, साइन कर दिया जाता है। और 25 नवंबर 2010 को यह अधिनियम अस्तित्व में आता है और अस्तित्व में आकर इस अधिनियम को लागू कर दिया जाता है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब कि 25 नवंबर 2010 को यह अधिनियम, यह विधेयक पूर्णतः अधिनियम बन करके लागू हो जाता है। और जब लागू होता है इसका मतलब कि 25 नवंबर 2010 को ही यह नव नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार यानी पुनर्स्थापना हो जाती है। और 2014 से पहला शैक्षणिक सत्र जो था 1 सितंबर 2014 से प्रारंभ हो जाता है। पहले शैक्षणिक सत्र में 15 विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। जो इसके यह चूंकि एक प्रकार का स्नातक विद्यालय है, यह नालंदा विश्वविद्यालय स्नातक विद्यालय है, इसकी विस्तार हो रही है, अभी इसकी निर्माण चल रही है।
400 एकड़ में 2020 तक, 400 एकड़ में 2021 में, 455 एकड़ में फैली हुई यह विश्वविद्यालय है। और उस जगह पे नहीं बन रही है जहां नालंदा महाविहार था, थोड़ा सा हट करके उसके आसपास बन रही है ये नालंदा विश्वविद्यालय। इसका उद्देश्य है कि इसलिए भी यह बन रही है कि जो भी यह पर्यटक स्थल बन पाए, यानी कि जो नालंदा महाविहार प्राचीन था वो पर्यटक स्थल बन पाए। पहले चीन, कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, कोरिया, जापान, सिंगापुर आदि से लोग, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी यूरोपियन कंट्रीज जो आते थे वो पुनः आए और पर्यटक स्थल के रूप में इसको देखें, नालंदा महाविहार घूमने आए। और यह जो विद्यालय है, यह जो विश्वविद्यालय है, इसमें यह एक केंद्रीय और संघ शासित विश्वविद्यालय है। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, बौद्ध अध्ययन स्कूल, भाषा एवं साहित्य मानविकी स्कूल, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये जितने भी हैं ये सब कार्यात्मक स्कूल हैं, कार्यात्मक विद्यालय हैं इसके। यानी इस विश्वविद्यालय से संबंधित इतनी चीज़ों की स्टडी होती है, यानी इतने कार्यात्मक विद्यालय हैं इसके। आगंतुक इसमें जो इसकी जो प्रशासन व्यवस्था है, इसकी जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। इसके पहले कि हम आपको बता दें कि 2020 में अमर्त्य सेन, जो अमर्त्य सेन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। जो इसके जो प्रशासन है वो आगंतुक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति हैं। गवर्निंग बोर्ड के जो चांसलर और चेयरपर्सन जो हैं वो विजय भटकर यानी कुलपति, और इसके जो कुलपति थे सुनैना सिंह कुलपति हैं। अभी कुलपति सुनैना सिंह हैं, यानी गवर्निंग बोर्ड के चांसलर और चेयरपर्सन जो हैं विजय भटकर हैं। याद रखने की चीज है ये। यहां पर इसके जो गवर्निंग बोर्ड में कौन कौन थे, कितने लोगों से गवर्निंग बोर्ड, यानी कि यह जो विश्वविद्यालय है कितने लोग इसको गवर्न कर रहे हैं, कौन कौन सी बॉडी जो है इसको गवर्न कर रही है, जरा इसके बारे में सुनिएगा। सबसे पहले तो इसमें एक चांसलर, कुलपति, सदस्य देशों के प्रतिनिधि, चूंकि मैं पहले भी बताया कि इसमें बाहर से 18 करोड़ की, चूंकि 904 करोड़ की अमर्त्य सेन ने जो बताया था कि 904 करोड़ की इसमें अभी तक की लागत है 2020 तक, मात्र बाहर के देशों से 18 करोड़ ही मिल पाया है। हालांकि 18 करोड़ मिला है बाहर के देशों से, यानी जो भी मतलब कि बाहर के देश है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, इस पूर्वी देश जो हैं, पूर्वी क्षेत्र के जो देश हैं, वो सब मतलब कि 18 करोड़ वहां से हमारे यहाँ आया है इसके विकास के लिए, इसके पुनरुद्धार के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना के लिए। यहाँ पर गवर्निंग बोर्ड में एक चांसलर, कुलपति, सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी होंगे, एक सचिव होंगे, बिहार सरकार के 2 प्रतिनिधि होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि होंगे, प्रसिद्ध शिक्षाविद होंगे। प्रसिद्ध शिक्षाविद में अभी कितने हैं तो 3 लोग हैं, अरविंद शर्मा हैं, लोकेश चंद्र हैं, अरविंद पनगाड़िया हैं। यह विश्वविद्यालय के जो इस विश्वविद्यालय के जो नालंदा विश्वविद्यालय पहला चांसलर जो थे डॉक्टर अमर्त्य सेन, वही डॉक्टर अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज विजेता और साथ ही साथ कहें तो प्रख्यात लेखक अमर्त्य सेन। यही अमर्त्य सेन ने ही यह विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कैसे कहा, इन्होंने ये बोला था कि प्राचीन नालंदा महाविहार को बनने में 200 साल लगे। हम अगर चाहें मेहनत करें तो 200 साल तो नहीं, 10 डिकेड यानी कि 10 साल ही लगेंगे, 10 साल लगें, 15 साल लगें, लेकिन अगर इसका निर्माण हो जाएगा तो हम पुनः हमारे जो देशों से पहले मतलब कि जो अध्ययन होता था, अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र होता था, हमारी प्राचीन धरोहर, विश्व धरोहर जो है बची रहेगी। हम अपने विश्व धरोहर को पुनः मतलब कि पुनरुद्धार कर सकेंगे, पुनर्स्थापना कर सकेंगे। ये इस तरीके से हमारे अमर्त्य सेन जी कहते हैं। चूंकि अमर्त्य जो सेन थे वो पहले चांसलर बनते हैं, बाद में अमर्त्य सेन
चूंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि प्राचीन नालंदा महाविहार में 200 हर्ष जो थे 100 गांवों को दिए थे, और धर्मपाल जो है 200 गांवों को दान में दे करके राज्य का संरक्षण तो था, लेकिन राज्य का हस्तक्षेप नहीं था। इसीलिए उसका विस्तार जो है बहुत ही तेजी से 9वीं से लेकर के 12वीं सदी तक वो विश्वविख्यात हो गई, और बहुत ही भव्य दिव्य और नव्य उसकी व्याख्यान कक्ष भी थे, और वो विश्वविद्यालय बहुत ही भव्य दिव्य नव्य थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बॉडीज का जो है हस्तक्षेप होता है, और हस्तक्षेप के कारण अमर्त्य सेन जो है रिजाइन दे देते हैं चांसलर पद से, क्योंकि इनको भविष्य दिख रहा था कि जो मैंने सोचा था, जो मेरी दृष्टि थी, जो मैं नालंदा विश्वविद्यालय के भविष्य के बारे में सोचा था, उस पर यह खरा नहीं उतर पाएगा। इस कारण अमर्त्य सेन जी ने सरकार के हस्तक्षेप के कारण इन्होंने क्या किया, चांसलर पद को त्याग दिया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री, ये सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येओ को बनाया जाता है, जो क्या थे, सदस्य देश के एक प्रतिनिधि थे। उसके बाद जो प्रणब मुखर्जी जस्ट प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं, और प्रणब मुखर्जी जिसका कार्यकाल जो है 2012 से लेकर के 2017 तक होता है, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि क्या कारण है कि ये 25 जुलाई को ही रखा गया। 25 जुलाई जितने भी राष्ट्रपति आप देखेंगे, 1 या 2 को छोड़ करके 25 जुलाई को ही अपना शपथ ग्रहण क्यों कर रहे हैं, अपना कार्यभार क्यों वो कर रहे हैं, उस पद पर आसीन क्यों हो रहे हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अवश्य। बहुत बड़ा ये राज है, एक सीक्रेट है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2000 जॉर्ज येओ सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री प्रिंस विजय पांडुरंग भटकर 25 जनवरी 2017 यानी कि 25 जुलाई 2017 को इनके जगह कोई और जगह लेता, राष्ट्रपति के पद पर कोई और शपथ ग्रहण करता। इसके ठीक 6 महीना पहले 25 जनवरी 2017 को प्रणब मुखर्जी आगंतुक विजय पांडुरंग भटकर को क्या बनाते हैं, चांसलर पद पर वो करते हैं। लेकिन अब आपको बता दिया जाए, 2017 में ही प्रोफेसर सुनैना सिंह, कुलाधिपति प्रोफेसर सुनैना सिंह को स्थायी कुलपति बना दिया जाता है। कुलपति पंकज मोहन के द्वारा स्थायी कुलपति बना दिया जाता है। किसको? सुनैना सिंह को, और गवर्निंग बोर्ड के चांसलर विजय भटकर जी हैं। यानी कि ये वर्तमान की जानकारियां हैं, यह सब वर्तमान की जानकारियां हैं। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वर्तमान की जानकारियों के साथ ही आज नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित सारी जानकारियां संपूर्ण हुई। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कुछ और जिस विषय पे आप चाहते हैं कि यह टॉपिक, यह शीर्षक पर मतलब वीडियो हमारी आए, तो आप जरूर कमेंट में आप सुझाव दें, इस टॉपिक पर, इस शीर्षक पर वीडियो बनाएं। और साथ ही साथ हम आप अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सब्सक्राइबर को कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।